नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर के बारे में कि खेती जो है उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो देखो, फर्स्ट हमारे टाइप की खेती होती है निर्वाह कृषि, यानी सिर्फ जब हम अपना जीने के लिए, अपना पेट भरने के लिए जब खेती करें तो वो कही जाती है निर्वाह कृषि। यानी जब छोटे लेवल पे खेती हो, ठीक है, कोई छोटा सा खेत हो या अपने घर के आसपास वाले एरिया में जब हम फसलों को उगाते हैं, ठीक है, खाने पीने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो कहलाती है निर्वाह कृषि। तो पहले टाइप की खेती होती है हमारी निर्वाह कृषि। अब निर्वाह कृषि के दो टाइप होते हैं। पहला है आदिकालीन निर्वाह कृषि, दूसरा है गहन निर्वाह कृषि। अब नाम से पता चल रहा है पुराने टाइम की बात हो रही है। आदिकालीन तो पुराने टाइम पे तो बिल्कुल ही कम खेती होती थी, तो जंगलों में जो लोग रहते थे वो हल्का फुल्का एरिया अपना साफ़ किया, ठीक है, वहाँ पे खेती कर ली, वहाँ पे अपने खाने पीने की चीज़ें उगा दी। फिर कुछ टाइम बाद क्या किया, उस एरिया को खाली कर दिया, दूसरे एरिया में चले गए, ठीक। तो इस टाइप की खेती पुराने टाइम पे यानी आदिकालीन होती थी। तो हम पढ़ रहे हैं निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि का मतलब है अपनी केवल जीवन जीने के लिए ही खेती करना, ठीक है, अपना पेट भरने के लिए, अपना पालन पोषण करने के लिए खेती करना, एग्रीकल्चर करना। तो जो पुराने टाइम की है आदिकालीन, उसमें क्या होता है, एक जगह पे नहीं टिकते, यानी बड़े बड़े खेत नहीं होते, छोटे मोटा एरिया होता है, उसी को साफ करके अपनी खेती वेती करते हैं, जैसे कि आदिवासी लोग करते थे, ठीक। तो आदिकालीन निर्वाह कृषि में क्या होता है, एक जगह नहीं टिकते, झूम खेती करते हैं, यानी अलग अलग एरिया में घूमते रहते हैं। एक एरिया में खेती करी, थोड़ा बहुत उगाया, फिर थोड़े दिन वहाँ रुके, फिर दूसरे एरिया में चले गए, वहाँ पे खेती कर ली, ठीक है। तो इसे मेनली बोला जाता है स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, ठीक है। स्लैश एंड बर्न का मतलब होता है छोटे एरिया में आग लगा दी और फिर वहाँ से जो आग से राख बनी उसी से वहाँ की ज़मीन उपजाऊ हुई, वहीं पे खेती कर ली। तो ऐसे करते हैं ये लोग कि पर्टिकुलर एरिया में सब्जी वगैरह बोली अपनी, फिर क्या किया, सब्जी वगैरह तोड़ने के बाद जब वो फसल सूख जाती है, फसल का टाइम पूरा हो जाता है, तो उस एरिया में आग लगा देते हैं, ठीक है। पूरे जंगल में आग नहीं लगाते, पर्टिकुलर एरिया में जैसे खेतों में आग लगा देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, उस राख से वो ज़मीन फिर से फर्टाइल हो जाती है, ठीक है। फिर उस ज़मीन को छोड़ के कुछ टाइम के लिए दूसरी जगह पे चले जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे खेती करते हैं। तो ऐसे ही अपना एरिया बदलते रहते हैं और आग लगाने की वजह से वो ज़मीन फर्टाइल रह जाती है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं स्लैश एंड बर्न खेती। इस खेती में मेनली आपको ये याद रखना है, केवल और केवल पेट भरने के लिए। आदिकालीन निर्वाह कृषि में क्या है, पेट भरने के लिए, केवल अपना भोजन प्राप्त करने के लिए लोग जो खेती करते हैं वो क्या है, आदिकालीन निर्वाह कृषि। छोटे मोटे एरिया में फसलें बोना, ठीक है। इंग्लिश में इसे स्लैश एंड बर्न बोलेंगे। अब आपको इसी खेती के 3 नाम याद रखने हैं। अलग अलग एरिया में से क्या क्या कहते हैं। देखो, इंडिया में इसे कहते हैं झूम खेती। पहला नाम तो आपको इसका याद रखना है, झूम खेती। दूसरा नाम आपको याद रखना है, वो है मिल्पा। मिल्पा इसे कहते हैं मैक्सिको में। तो पूरी दुनिया में होती है, कहीं कहीं पे जंगल होंगे, वहीं पे लोग करते होंगे खेती। तो मैक्सिको एरिया में इसे बोला जाता है मिल्पा। आपको याद रखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और आगे जब आप 12th क्लास पूरी कर लोगे तो CUET का जब एग्जाम दोगे आप, तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन ही बनेंगे, ठीक है। अगर आपको मुश्किल बना के कुछ भी पूछना चाहेंगे तो ऐसा ही नाम देंगे छाट के, बिल्कुल। तो अगर आप इसको अच्छे से समझ लोगे और पढ़ लोगे ना, तो आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। आप मेरे साथ स्टोरी की तरह चैप्टर्स को समझा करो, जो चीज़ें मैं बताता हूँ उनको याद किया करो, तो आपका कहीं पे भी नंबर नहीं कटेगा। बिल्कुल अच्छे से आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। NCERT गाइड आपको उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर लिया तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं झूम खेती के। पहला है झूम खेती, ही कहाँ कहते हैं, भारत में कहते हैं, मैक्सिको में कहते हैं इसे मिल्पा। और जो हमारा ये एशिया में ही पार्ट है, मलेशिया वाला, इंडोनेशिया वाला, यहाँ पे इसे कहा जाता है लादांग। क्या नाम है, लादांग। लद्दाख जैसा सिमिलर नाम है लादांग। और मैक्सिको में से ही शुरू होता है, मिल्पा और मैक्सिको। और इंडिया में झूम खेती। और इंग्लिश में से हम बोल सकते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, ठीक है। तो स्लैश एंड बर्न यानी कि आग लगा के जो खेती कर लेते हैं कुछ एरिया में, समझ गए। आदिकालीन निर्वाह कृषि के क्या क्या नाम है, झूम खेती, मिल्पा, लादांग, ठीक है, और स्लैश एंड बर्न। ये चारों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। और इंग्लिश वाले बच्चों को भी यही नाम याद रखने हैं, क्योंकि ये नाम अलग अलग एरिया के हिसाब से हैं। इंडिया में झूम कल्टीवेशन, मैक्सिको में मिल्पा कल्टीवेशन, साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है, वहाँ पे इसे कहा जाता है लादांग। नाम एज इट इज़ आप याद रखना, ठीक है। तो पहले टाइप की खेती आपको समझ में आ गई। निर्वाह कृषि का ये पार्ट है आदिकालीन निर्वाह कृषि, यानी कि बिल्कुल ही बेसिक खेती, बिल्कुल अपना पेट भरने के लिए सिर्फ।
अब दूसरी आई है हमारी गहन कृषि। गहन का मतलब आपको पता चल रहा है कि आदिकालीन वाली से तो ज़्यादा बड़े लेवल पे होती होगी ये, पर इसके आगे क्या लिखा हुआ है, निर्वाह कृषि। तो ये भी इतने बड़े लेवल पे तो है नहीं कि पूरी दुनिया में ये व्यापार करते होंगे, अलग अलग एरिया में अपनी चीज़ें भेजते होंगे, नहीं है ऐसा, ठीक है। तो ये आदिकालीन से थोड़े बड़े लेवल पे है, ठीक है, पर कमर्शियल ये भी नहीं है, ये भी निर्वाह के लिए है। आज से 30-40 साल पहले भी भारत में यही खेती होती थी, गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह का मतलब है खाने पीने के लिए ही, अपने लिवलीहुड के लिए ही खेती कर रहे हैं, ठीक है। छोटे खेत होते हैं, ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती, बड़ी बड़ी मशीनें नहीं होती। तो भारत में कहाँ थी 1960 से पहले मशीनें, कहाँ थे ट्रैक्टर, कहाँ थे ट्यूबवेल, ठीक है। सिर्फ बारिश हो गई तो खेती होती थी, ठीक है, तो अपने खाने पीने का ही मुश्किल से पूरा हो पाता था। तो इस टाइप की खेती को कहते हैं गहन निर्वाह कृषि, जिसमें खेत होते हैं, ठीक है, चलवासी नहीं होती है, एक जगह पर रुक के खेती करते हैं, एक जगह पर रुक के खेती करते हैं। खेत का आकार ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती, पर इसमें इतना होता है अगर बारिश हुई अच्छी, मॉनसून अच्छा रहा, सिचुएशन अच्छी रही तो खेती अच्छी भी हो जाती है। तो अपने खाने के साथ साथ थोड़ा बहुत इसे बेचकर भी जो है वो पैसा वगैरह कमाया जा सकता है। तो दो टाइप की खेती हुई। पहली हो गई झूम खेती, जिसमें एक जगह पे नहीं टिकते, जंगलों में हल्की फुल्की घास वगैरह जलाकर, झाड़ियाँ जलाकर खेती कर ली कुछ पर्टिकुलर एरिया में, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, सिर्फ बेसिक नीड के लिए। दूसरे टाइप की है, वो भी अपना पेट भरने के लिए है, पर वो इससे एक लेवल अप है। इसमें खेत होते हैं, एक जगह पे रुकते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया होता है, आदमियों के खेत होते हैं, वहाँ पे खेती होती है, ठीक है। और अगर मौसम अच्छा होता है, क्लाइमेट कंडीशंस अच्छी होती हैं, बारिश होती है, तो खेती भी अच्छी हो जाती है। तो गहन निर्वाह। अब गहन निर्वाह के दो टाइप हैं। पहला पार्ट है चावल प्रधान, यानी जहाँ पे चावल ज़्यादा हो। दूसरा है चावल रहित, जहाँ पे चावल ना हो। बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमारे देश में भी आप देखते हो जो बहुत एरिया है वहाँ पे चावल बोया जाता है, तो सबसे ज़्यादा चावल की फसल होती है यहाँ पे भी। तो जिस एरिया में चावल ज़्यादा बोया जाए, यानी कि बारिश ज़्यादा होती हो, उस एरिया में चावल वाला प्रदेश हो गया वो, ठीक है। और जिस एरिया में गेहूँ हुआ, मक्का हुआ, बाजरा हुआ, ये चीज़ें बोई जाएँ, वो है चावल रहित। तो इंडिया में भी दो टाइप की खेती हो गई, चावल वाली और बिना चावल वाली। तो देख लो, चावल इतने बड़े लेवल पे बोया जाता है कि ये पूरा पार्ट ही बन गया हमारे इस टॉपिक का, चावल रहित और चावल वाली खेती, समझ गए। तो चावल बहुत बड़े लेवल पे पूरी दुनिया में बोया जाता है, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा खाद्य पदार्थ खाया जाता है वो है चावल, ठीक है। तो आप समझे कौन कौन सी खेती के टाइप। निर्वाह कृषि के बारे में समझे आप कि निर्वाह कृषि का मतलब है अपने पेट को भरने के लिए खेती करना। उसमें भी दो टाइप की खेती है। एक तो है आदिकालीन निर्वाह कृषि, यानी कि बिल्कुल पुराने स्टाइल से, आदिवासी स्टाइल से, जहाँ पे जो है बिल्कुल छोटे लेवल पे खेती होती है, केवल अपना खाना पीना पूरा हो जाए, इस उद्देश्य से खेती होती है। दूसरा टाइप है थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन उसी का, ठीक है, आज के टाइम की गहन निर्वाह कृषि, ठीक है। निर्वाह कृषि होती है ये, पर इसमें जो है खेत होते हैं, स्थायी खेती होती है, यानी कि परमानेंट एक एरिया पे रुक के खेती करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो है नॉर्मल खाद होता है, जैसे कि जानवरों का जो गोबर है उसका यूज़ करते हैं, या जो ऑर्गेनिक खाद होता है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। परिवार के लोग ही यहाँ पे खेती करते हैं, परिवार के लोग ही फसलों को काटते हैं, बोते हैं, सब कुछ वही करते हैं। तो ये वाली खेती हो गई हमारी निर्वाह कृषि। निर्वाह वर्ड का मतलब ही क्या है, लिवलीहुड, यानी अपने जीवन जीने के लिए, अपना पेट भरने के लिए खेती करना। इसमें हमने दो टाइप पढ़ लिए। अब देखो अगला जो टाइप आएगा उसमें हम बात करेंगे कमर्शियल फार्मिंग्स की, यानी कि इस टाइप की फार्मिंग जो कि पैसा कमाने के उद्देश्य से की जाती है, ठीक है। अब देखो इसमें हमारा अगला टॉपिक बनता है रोपण कृषि, यानी कि प्लांटेशन। प्लांटेशन यानी कि पौधे लगाना, पता है ना आपको ये वर्ड। रोपण का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ की पौध लगाते हो। तो कुछ फसल ऐसी हैं जो कि बीज डालकर नहीं होती, उनकी पौध लगानी पड़ती हैं, ठीक है। और इस टाइप की फसलें जो हैं, प्लांट्स जो हैं, वो मेनली कमर्शियल यूज़ में आते हैं। जैसे कि चाय है इसका एग्जांपल। तो चाय के जो बागान लगते हैं वो प्लांटेशन है, रोपण कृषि है वो। उसका काम क्या होता है, कमर्शियल यूज़ के लिए। उसके अलावा कॉफ़ी है, कोको है, गन्ना है, गन्ने के अलावा कॉटन है। तो ये सारी जो फसलें हैं, और सबसे मेन रबड़ भी है। तो रबड़ का पेड़ लगाना यानी बाग लगाना, या चाय के बागान लगाना, कॉफ़ी के बागान लगाना, ये सारी चीज़ें क्या है, रोपण कृषि कहलाती हैं। अब जो निर्वाह कृषि थी उसमें ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं थी, ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। पर जो रोपण कृषि होती है यानी प्लांटेशन फार्मिंग जो होती है, इसमें टेक्निक की भी ज़रूरत होती है, अच्छे से मैनेजमेंट की भी ज़रूरत होती है,
पैसे की भी ज़रूरत होती है क्योंकि बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं, बड़े बड़े जो है गार्डन की तरह चीज़ें मैनेज की जाती हैं पूरी की पूरी। जैसे चाय के बागान आप देखते हो, प्रॉपर वहाँ पे हर तरीके से पानी पहुँचना चाहिए, हर तरीके से प्रॉपर सनलाइट पहुँचनी चाहिए, हर तरीके से क्लाइमेट कंडीशंस को कंट्रोल किया जाता है, बहुत अच्छे से इन फसलों को उगाया जाता है। तो जो प्लांटेशन वाली चीज़ है इसमें थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है और इसका यूज़ भी क्या होता है, कमर्शियल होता है। तो प्लांटेशन फार्मिंग जो है वो मेनली अंग्रेज़ों या जो भी कॉलोनियल कंट्रीज़ थी जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना रूल किया, मेनली यूरोपियन कंट्रीज़ थी, उन्होंने मेनली इसकी शुरुआत की। भारत में भी अंग्रेज़ों ने इसकी शुरुआत की। देखो भारत में अंग्रेज़ों ने, हमें पता है, चाय के बागान लगाए थे। आज भी असम वाले एरिया में, दार्जिलिंग वाले एरिया में चाय के बहुत सारे बागान हैं, वहाँ पे चाय की खेती की जाती है। दक्षिण भारत में भी कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे चाय की खेती की जाती है। तो चाय की खेती करना किसकी वजह से हुआ है, जो अंग्रेज़ों ने उस टाइम पे प्लांटेशन की थी चाय की, तो तब से ही वो चीज़ें चली आ रही हैं। तो अंग्रेज़ों ने शुरुआत की भारत में किस चीज़ की, चाय की। और जो दूसरा एरिया है जैसे कि मलेशिया वाली साइड जो है, भारत के ही ज़्यादा दूर नहीं है मलेशिया, तो एशिया के ही बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में जो मलेशिया देश पड़ता है, वहाँ पे अंग्रेज़ों ने रबड़ के बागान लगाए, यानी रबड़ की प्लांटेशन की। तो रबड़ के पेड़ वहाँ पे उगाए गए। तो ये जो है अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग तरीके की प्लांटेशन की गई, ठीक है। तो भारत में मेनली चाय की गई और मलेशिया में जो है वो रबड़ की गई। तो आपको याद रखनी है ये बात। तो आपसे पूछ सकते हैं ना यहाँ से कि ये बताओ कि रबड़ की खेती कहाँ पर होती है, तो आप क्या बताओगे, मलेशिया में होती है, आज भी होती है। और अगर आपसे ये पूछें कि अंग्रेज़ों ने भारत में किस चीज़ की प्लांटेशन की या किस चीज़ की रोपण कृषि की, आपसे ऑप्शन देंगे रबड़ की, ठीक है, कॉफ़ी की, चाय की। तो इसमें से आप मेन ऑप्शन कौन सा चुनोगे, चाय को चुनो, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्होंने यहाँ पे चाय के बागान लगाए, ठीक है। ऐसे ही अफ्रीका में भी उन्होंने ऐसे ही किया था, ठीक है। तो उनका काम तो क्या था, बिज़नेस करने आए थे वो, तो बिज़नेस कर रहे थे। तो उन्होंने प्लांटेशन पे बहुत जोर दिया, अपने बागान बनाए और उन्होंने चाय के, कॉफ़ी के, रबड़ के, शुगर केन के, अनानास के और जितने भी फल फ्रूट वगैरह अलग अलग एरिया के हिसाब से उन्होंने बहुत सारे बागान लगाए। अब देखो यहाँ पे आपको एक वर्ड याद करना है, बिल्कुल अच्छे से याद करना है, इसे नोट डाउन कर लेना। ये वर्ड है फेजेंडा। क्या नाम है, फेजेंडा। नाम को याद कर लो, क्या है, फेजेंडा। एजेंडा होता है ऐसे ही फेजेंडा। तो फेजेंडा वर्ड है, ये क्या होता है फेजेंडा, फेजेंडा बागान होते हैं बड़े बड़े। यूरोप के लोगों ने जो कभी पूरी दुनिया में फैल गए थे कॉलोनियल टाइम पे, तो उन देशों ने क्या किया, अलग अलग जगह पे प्लांटेशन की, मैंने अभी आपको बताया। तो ब्राज़ील नाम के देश में जब उन्होंने कॉफ़ी के बागान लगाए थे, तो बहुत बड़े बड़े एरिया में उन्होंने बागान लगाए, तो उन बागानों को कहा जाता था फेजेंडा। इस नाम को आप याद रखना। ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान हैं उन्हें कहा जाता है फेजेंडा, ठीक है। और किसके लगाए हुए हैं ये, यूरोप के देशों के। यूरोप के कौन कौन से देश हैं, मेनली स्पेन है, पुर्तगाल है और ब्रिटेन है, जहाँ के अंग्रेज़ थे जिन्होंने भारत में भी रूल किया, ठीक है। तो इन कंट्रीज़ ने जो है पूरी दुनिया में, अपना एक टाइम ऐसा था जब ये हर जगह फैल गए थे, हर जगह पे इन्होंने कब्जा किया था, ठीक। तो उस टाइम पे इन्होंने अलग अलग जगह पे बागान लगाए। तो ब्राज़ील में भी ये गए थे। तो ब्राज़ील के जो बागान हैं उन्हें कहा जाता है फेजेंडा। किस चीज़ के बागान है ये, कॉफ़ी के बागान हैं ये। तो कॉफ़ी के बागान जो है वो किसने लगाए, यूरोप वासियों ने लगाए। कहाँ पे लगाए, ब्राज़ील में लगाए। और ब्राज़ील में ने क्या कहा जाता है, फेजेंडा। तो आपसे पूछ सकते हैं एक नंबर में, फेजेंडा क्या है। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ रखा होगा उसका तो दिमाग घूम जाएगा, ये चीज़ क्या पूछ ली, पता नहीं कहाँ से पेपर बनाते हैं, ऐसे बोलते हैं फिर, है ना। तो फेजेंडा क्या है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कॉफ़ी के बागान है, कॉफ़ी की प्लांटेशन है। कहाँ पे, ब्राज़ील में। और आज तक प्रेजेंट टाइम पे भी वो हैं, मौजूद हैं, वहाँ पे आज भी कॉफ़ी होती है। और बहुत सारे बागानों पर आज भी यूरोप वाले जो बिजनेसमैन थे उस टाइम के, उनका ही कंट्रोल बना हुआ है, उनके ही वो बागान हैं आज तक, ठीक है। तो यूरोप के लोगों के बागान जो ब्राज़ील में है उन्हें कहा जाता है फेजेंडा। तो ये थी हमारी रोपण कृषि। 2 टाइप की खेती हमने पढ़ ली, बिल्कुल सिंपल। पहली तो हमने पढ़ी है निर्वाह कृषि, यानी कि सिर्फ अपना जीवन जीने के लिए जो खेती की जाए। निर्वाह में हमने 2 टाइप पढ़े थे। पहला टाइप था आदिकालीन, यानी कि जो पुराने टाइम पे होती थी। दूसरा टाइप था हमारा क्या, जो थोड़ी मॉडर्न है, उससे थोड़ी अपग्रेड है, गहन निर्वाह कृषि। हमने आगे पढ़ा कि रोपण कृषि होती है, यानी कि प्लांटेशन फार्मिंग होती है। तो पहले वाली का यूज़ क्या था, वो तो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए थी, कोई कमर्शियल यूज़ नहीं था उसका, निर्वाह का। दूसरे वाली जो है रोपण कृषि, इसका यूज़ है कमर्शियल, ठीक है। अब तीसरी जो आएगी हमारी, उसके तो नाम से ही पता चल जाएगा आपको कि वो कमर्शियल है। तो जो निर्वाह में चीज़ें हम
यानी कि गेहूं हुआ, खाने पीने की चीज़ें हुई, केवल अपना पेट भरने के लिए उगाते थे, वो अब जब हम बड़े लेवल पे उगाने लगे, बड़े बड़े फार्म बनाकर, बड़े बड़े एरिया में, बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ करके, ट्रैक्टर्स का यूज़ करके, ट्यूबवेल्स का यूज़ करके, आर्टिफिशियली बारिश करा के या पानी डालकर, किसी भी तरीके से खेत में पानी पहुँचाकर, हर फैसिलिटी का यूज़ करके जब हम खेती करने लगे, बहुत बड़े लेवल पे करने लगे और पूरी दुनिया में उसका व्यापार करने लगे उन चीज़ों का, तो वो कहलाएगी हमारी क्या? कमर्शियल फार्मिंग। तो हमारा तीसरा टाइप है विस्तृत अनाज कृषि, यानी कि बड़े लेवल पे। विस्तृत मतलब बड़े लेवल पे, अनाज मतलब आपको पता है जो कि चावल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे कुछ भी हो जो हम खाते हैं, अनाज, ठीक है, ग्रेन्स। तो बड़े लेवल पे अनाज की खेती करना, ठीक है, और उसे पूरी दुनिया में बेचना या अपने देश में बेचना या अपने एरिया में बेचना, यानी कि सिंपल सी बात, उसे कमर्शियल यूज़ के लिए उगाना, वो क्या है? वो है हमारी विस्तृत वाणिज्य कृषि। इसमें मेनली आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसी कंडीशंस कहाँ पे हैं जहाँ पे इतने बड़े लेवल पे खेती की जा सके। देखो, जो देश ज़्यादा डेवलप होंगे और डेवलप होने के साथ साथ वहाँ पे एरिया भी ऐसा होगा, बड़े बड़े प्लेन्स होंगे, यानी बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें पड़ी होंगी, तो उस एरिया में ऐसी खेती की जा सकती है ना। देखो, कमर्शियल खेती तो बहुत जगह होती है, पर हम पढ़ रहे हैं कि सबसे बड़े लेवल पे कहाँ पे होती है। तो पूरी दुनिया में जो जहाँ पे भी घास के मैदान होंगे, घास के मैदान का मतलब ये मत सोचना कि आप सिर्फ घास ही घास उग रही है वहाँ पे। घास के मैदान का मतलब ये होता है, जब हम ऐसे एरिया की बात करते हैं जो एरिया प्लेन हो, जहाँ पे पानी हो, तो जहाँ पे प्लेन एरिया होगा, पहाड़ वगैरह नहीं होंगे, कंकड़ नहीं होंगे, घाटियाँ नहीं होंगी, तो वहाँ पे अपने आप ही घास उग जाएगी। तो ऐसी ज़मीन जहाँ पर ज़्यादा प्लेन्स होते हैं, तो वहाँ पे उन जगहों को कहा जाता है घास के मैदान, क्योंकि वहाँ पे घास भी बहुत उग जाती है। ऐसी जगह बिल्कुल परफेक्ट होती है जहाँ पे खेती की जा सके, तो जहाँ पे ना तो ज़्यादा बर्फ़ पड़ती हो, अच्छा मौसम हो, ठीक है, और प्लेन एरिया हो, तो वो एरिया क्या होगा, वहीं पे तो खेती की जा सकती है और वो देश भी डेवलप हो, क्योंकि इसमें लगता है पैसा, क्योंकि एक ही टाइप की चीज़ उगाई जाती है। जैसे मान लो गेहूं को उगाया गया, तो गेहूं के ही खेत होंगे, कितने हजारों लाखों खेत ऐसे ही बिल्कुल लाइन से किस चीज़ के होंगे? गेहूं के, यानी पूरे के पूरे एरिया में एक ही टाइप की खेती की जाएगी, ठीक है, गेहूं की खेती कर रहे हैं मान लो। ऐसे ही अगर मान लो उन्होंने चावल उगाया है, तो चावल की ही खेती होगी पूरे एरिया में, तो इसे बोलते हैं बड़े लेवल पे क्या करना? कमर्शियल खेती करना। तो मेनली अनाज की खेती होती है इसमें, जैसे कि अमेरिका जो है, अमेरिका में गेहूं की खेती होती है बड़े लेवल पे, और मक्के की खेती होती है, कॉर्न, आपने खाया भी होगा, स्वीट कॉर्न, उसके ऊपर भी लिखा रहता है अमेरिकन स्वीट कॉर्न। तो वहाँ पे कॉर्न की खेती बहुत ज़्यादा होती है और गेहूं वगैरह की खेती भी होती है। तो अमेरिका में भी एरिया है ऐसा, अफ्रीका में भी एरिया है ऐसा जहाँ पे बड़े लेवल पे कमर्शियल खेती होती है। उसके अलावा अर्जेंटीना में भी ऐसा एरिया है जहाँ पे प्लेन है, घास के मैदान है बहुत बड़े बड़े। न्यूजीलैंड में भी ऐसा एरिया है जहाँ पे क्या होती है? खेती होती है। तो एशिया में भी होती है, यूरोप में भी होती है। तो ये एरिया हैं जो हमें याद रखने हैं। अब आपको मैं 5 नाम बताने वाला हूँ, इनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, बिल्कुल रट लेना, इसे पूरी ज़िंदगी आपके काम आने वाले हैं ये। मैं आपको ट्रिक भी बताऊँगा, उस ट्रिक से आप इसको याद रखना। देखो, 5 ऐसी जगह है जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़े घास के मैदान हैं। इन 5 को आपको याद रखना है। आप जब भी 12th के बाद किसी भी चीज़ की तैयारी करोगे ना, तो वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन यूपीएससी तक में ये क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछते हैं कि ये बताओ कि ये वाला घास का मैदान कहाँ पे है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं खेती। कैसी खेती? कमर्शियल खेती। तो कमर्शियल खेती तो उस जगह पर ही हो सकती है जहाँ पे बड़े बड़े घास के मैदान हो। तो जो ये वाला टॉपिक है, इसमें 5 नाम आएंगे अब आपके, तो आप देखो एरिया देखो। पहला एरिया है हमारा यूरेशिया। यूरेशिया किस एरिया को बोलते हैं? देखो, जो यूरोप से भी टच होता है और एशिया से भी टच होता है, तो इस एरिया को बोला जाता है यूरेशिया। इस यूरेशिया एरिया में जो घास के मैदान है उन्हें कहा जाता है स्टेपीज़। आपको नाम याद रखना है, ये इंग्लिश में भी यही रहेंगे नाम, हिंदी में भी यही रहेंगे। तो यूरेशिया वाले एरिया में जो घास के मैदान है जहाँ पे बड़े लेवल पे कमर्शियल खेती होती है, वो है स्टेपीज़। उसके अलावा अमेरिका में जो बड़े घास के मैदान हैं उन्हें कहा जाता है प्रेरी। ठीक है, तो अमेरिका वाले प्रेरीज और यूरेशिया वाले स्टेपीज। उसके बाद साउथ अफ्रीका में घास के मैदान हैं, उन्हें कहा जाता है वेल्ड्स। ठीक है, उसके बाद जो है न्यूजीलैंड में जो है उन्हें कहा जाता है कैंटरबरी, और हमारा जो लास्ट है वो है अर्जेंटीना में, उसे कहा जाता है पंपाज। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखने हैं। अमेरिका में प्रेरी, यूरेशिया में स्टेपीज, अर्जेंटीना में पंपाज, उसके अलावा साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। अब आपको एक मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, कुछ लोगों को तो ट्रिक अच्छी लगेगी, कुछ को नहीं लगेगी। अच्छी लगे या ना लगे, ट्रिक को आप याद रखना,
क्योंकि आपको याद करना है, आपको याद करने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो हमें ये नाम हमेशा याद रखने हैं, तो इसे बहुत अच्छे से याद करना। अगर आप इनको 2-3 बार अच्छे से पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे, पर कुछ दिन बाद जब आप रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग से निकल जाएंगे ये, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा प्रेयरी था, कौन सा क्या था। तो मैं आपको सिंपल सी कुछ लाइनें बता रहा हूँ, उन लाइनों को आप याद कर लेना। देखो पहला है, आप ये सोचो कि आप जंगल में थे, ठीक है, वहाँ पे आपको शेर के पंजे के निशान दिखे, आप ढूंढ रहे हो शेर के स्टेप्स के निशान, यानी उसके पैरों के निशान, उसके स्टेप ढूंढ रहे हो आप। आपके जो साथ था वो कह रहा है यू रे बोलते हैं ना, ये रहे, तो ऐसे ही यू रे। देखो जो यूरेशिया वाला एरिया है वहाँ पे जो घास के मैदान है उन्हें बोलते हैं स्टेपीज, ठीक है। तो आप याद रखो यूरेशिया में स्टेप। अब दूसरे वाला देखो आप, अमेरिका में है प्रेरी, तो आप अमेरी याद रखो, अमेरी और प्रेरी सेम साउंड कर रहे हैं ना दोनों, तो अमेरी प्रेरी बिल्कुल एक जैसी साउंड आ रही है दोनों में। तो आपको लिंक बनाना, आप कैसे भी करके बनाओ, अपनी खुद की ट्रिक बनाना या आप ऐसे ही लिंक बना के याद कर लेना। अगर लिंक होंगे आपके तो आपको अपने आप ये याद हो जाएंगे। तो अमेरी प्रेरी, तो अमेरिका में कौन से हैं घास के मैदान, प्रेरी हैं। अब देखो अर्जेंटीना, टीना नाम की एक लड़की है, वो अपने पापा जी से बोल रही है कुछ, तो टीना के पापा जी यानी पंपा जी बोल लो आप या पापा जी बोल लो, तो आपको याद हो जाएगा कि टीना का क्या है, पंपाज यानी पंपा जी, ठीक है। तो टीना पंपाज, तो अर्जेंटीना में कौन से हैं, पंपाज। अमेरिका से कौन सा साउंड कर रहा था, अमेरी प्रियरी, ठीक, याद हो जाएगा अमेरी प्रियरी। उसके बाद अर्जेंटीना, टीना के किसकी बात कर रहे हैं, पापा जी की, तो टीना पंपा जी, ठीक है, तो पंपाज या पंपा जी, ठीक। उसके बाद अफ्रीका में जो है वो है वेल्ड्स। अब इसको कैसे याद रखोगे आप, इसके लिए एक लाइन याद रख लो। एक आदमी है, वो गया एक वेल्डिंग करने वाले के पास, उससे जाके बोला भाई ये वेल्डिंग कर दे मेरा, ठीक, और पैसे नहीं दूंगा, मैं फ्री का करना है। तो उसने बोला फ्री का वेल्ड होता है कहीं पे, तो फ्री का और वेल्ड, आप ये बात ध्यान रखो बस, ठीक है। आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या लाइन बता रहे हैं सर, पर जब आप इसको याद करोगे ना तो आपको ये हमेशा याद हो जाएगा। बस एक बार आप लाइन सोच लेना दिमाग में कि फ्री का था भाई, क्या था, फ्री का वेल्ड, ऐसे कनेक्शन जुड़ जाएंगे आपके। तो फ्री का क्या था, वेल्ड था, ठीक है। तो फ्री का वेल्ड नहीं होगा, वो बोला दुकान वाला, तो आपको याद रखना कि फ्री का वेल्ड। तो अफ्रीका, फ्री का मतलब अफ्रीका, तो अफ्रीका में कौन से हैं घास के मैदान, वेल्ड्स हैं। वेल्ड जो वेल्डिंग होता है वही वाला वेल्ड कह रहा हूँ मैं। तो अफ्रीका के घास के मैदानों का नाम है वेल्ड्स, तो फ्री का कौन है, वेल्ड्स, हो गया याद। अब देखो जो गैंगस्टर होता है उसको बरी कर दिया जाता है ना, अगर उसकी सज़ा पूरी हो जाए तो उसे बरी कर दिया जाएगा। तो ये वाली लाइन आप याद रखना, मैं एक दिमाग में सोच लो बस एक बार कि एक गैंगस्टर है, उसको क्या कर दिया गया, उसको बरी कर दिया गया। और यह बात कहाँ पे आई है, न्यूज़ में आई है। तो न्यूज़ में आई है क्या, बरी होने की बात, ठीक है। तो न्यूज़ यानी न्यूजीलैंड, बरी होना यानी कैंटरबरी, वहाँ के घास के मैदान का क्या नाम है, कैंटरबरी, ठीक है। बरी से याद रखना आप, ठीक है, बरी होते हैं तो कहाँ पे आती है चीज़, न्यूज़ में। तो न्यूजीलैंड और बरी ये दोनों कनेक्ट रखना आप दिमाग में अपने, ये चीज़ याद रखना कि न्यूज़ में आया था बरी होने की बात, तो न्यूजीलैंड में कौन से हैं, कैंटरबरी। तो आपको सारे याद हो गए। अब देखो फर्स्ट है हमारा यूरेशिया, यूरेशिया में कौन से, स्टेपीज। दूसरा है हमारा अमेरिका, अमेरी प्रेयरी, ठीक है, तो अमेरिका में प्रेयरी, हो गया ना याद आपको। तीसरा देखो, तीसरा है टीना, अर्जेंटीना, टीना के किसकी बात हो रही थी, पंपा जी यानी पंपाज, अर्जेंटीना में कौन से हैं, पंपाज। उसके अलावा अफ्रीका यानी फ्री का, वेल्ड नहीं होगा फ्री का यहाँ पे, तो फ्री का वेल्ड नहीं, ठीक है, तो समझ गए। अफ्रीका में कौन सा है, वेल्ड्स हैं। उसके बाद एक ही बचा है हमारा, वो कौन सा है, न्यूजीलैंड। और न्यूज़ में कौन सी खबर आई थी, बरी होने की बात हुई थी, तो न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। तो ये 5 घास के मैदान हैं पूरी दुनिया में जहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे खेती होती है। तो याद हो गए आपको ये, इस ट्रिक को आप बस एक बार अपने दिमाग में रखना, आपको फिर हमेशा के लिए 5 के 5 नाम याद हो जाएंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे मैच द फॉलोइंग में, आपके एग्ज़ाम में, MCQ क्वेश्चन में, या आप 12th के बाद भी जब भी कुछ भी तैयारी करोगे तो आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। ये नाम आपसे पूछे जाते हैं। तो CUET दोगे जब आप 12th के बाद, जब आप कॉलेज के एडमिशन के लिए एग्ज़ाम दोगे, तो उसमें भी ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए। तो इसे अच्छे से याद रखना 5 नामों को कि किस एरिया में कौन सा घास का मैदान है।
तो ये वाली खेती का प्रकार भी हमारा खत्म हुआ। हमने 3 टाइप की खेती पढ़ ली है अभी तक। पहली क्या थी? सिर्फ लिवलीहुड के लिए, निर्वाह के लिए। दूसरी जो थी हमारी वो थी प्लांटेशन यानी कि रोपण कृषि, जो कि कमर्शियल यूज़ के लिए थी। तीसरी वाली जो है वो ग्रेन्स को उगाना है यानी कि अनाज को उगाना है। किस पर्पज़ के लिए? कमर्शियल पर्पज़ के लिए, उसे बेचने के लिए। तो बहुत बड़े लेवल पे मशीनों के साथ जब भी खेती होती है तो उसे बोलते हैं विस्तृत खेती, कमर्शियल क्रॉप्स। समझ गए? तो ये 5 जगह ऐसी हैं दुनिया में जहाँ सबसे ज़्यादा इस टाइप की फसलें उगाई जाती हैं। अब देखो नेक्स्ट टाइप कौन सा है खेती का। अगले टाइप की हमारी खेती है मिश्रित खेती, यानी कि मिक्सचर हर चीज़ का। मिश्रित हिंदी में, मिक्सचर इंग्लिश में। तो हर चीज़ को मिक्स करके जब बोते हैं, जैसे कि ये मान लो आप जो अनाज है उसको भी उगा रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ प्लांटेशन वाली क्रॉप्स भी चला रहे हैं। तो एक बहुत बड़े एरिया में जब क्या करा जाए, सब कुछ साथ में, फल भी, सब्जी भी, उसमें अनाज भी, ठीक है, और पशुपालन भी वहीं पे, ये सारी चीज़ जब एक साथ कर रहे हैं तो क्या बन गई? वो मिश्रित खेती बन गई। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब जिसके पास पैसा होगा और बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें होंगी वही देश इसको कर पाएंगे। तो इस टाइप की खेती मेनली अमेरिका में होती है। पूरे पूरे फार्म बनाए जाते हैं जिसमें कि एक तरफ पशु पाले जाते हैं, एक तरफ खेती हो रही है, एक तरफ अनाज बोया जा रहा है, एक तरफ फल सब्जी बोई जा रही है। तो जब हर चीज़ को मिक्स करके मशीनों के द्वारा बड़े लेवल पे बोया जाता है उसे बोलते हैं मिश्रित खेती। ठीक है, एक खेत में तो आप मिश्रित बो नहीं सकते। ठीक है, एक गेहूँ ही मुश्किल से होंगे। ठीक है, वहीं पे आप पशु भी पाल लोगे, वो भी कर लोगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो बड़े बड़े खेतों में, बड़ी बड़ी ज़मीनों पे इस टाइप की खेती की जाती है। और मेनली ये खेती डेवलप कंट्रीज़ में होती है, यूरोप में भी होती है और अमेरिका में भी होती है। ठीक है, और अमेरिका में आप ये बात ध्यान रखना, जो कॉर्न है वो बोया जाता है, साथ में पशु पाले जाते हैं जिनका काम डेयरी उत्पाद देना है और मीट देना है। तो पशुओं को वो कॉर्न खिलाया जाता है, मक्का खिलाया जाता है ताकि वो तगड़े हो जाएं, फिर उनका मीट जो है वो बढ़िया बिके। ठीक है, तो अमेरिका में जो है इस टाइप की खेती बहुत ज़्यादा होती है, मिक्स वाली खेती, क्योंकि वहीं पर घास मिल जाती है, वहीं पर अनाज मिल जाता है, वहीं पर पशु होते हैं। तो एक दूसरे का आपस में कनेक्शन रहता है सारी चीज़ों का। जैसे मक्का उगाते हैं और मक्का को वहीं पे उगा के किन को खिलाते हैं? जानवरों को खिलाते हैं ताकि वो और तगड़े हो सके। फिर उनकी वो क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं जानवरों की, फिर उन्हें वो सप्लाई करते हैं और जगह पे। ठीक है, मीट के लिए भी और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भी। समझ गए? तो मिश्रित खेती मेनली बड़े लेवल पे होती है, सब कुछ मिक्स करके बोया जाता है। तो ये थे मेन खेती के हमारे टाइप्स। और भी हमारे कई सारे प्रकार बचे हैं अभी खेती के। तो अगली जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम जानेंगे कि खेती के और कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो अब तक हमने 4 टाइप की खेती पढ़ ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि और कौन कौन सी टाइप की खेती होती है। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।